बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के भूगोल विभाग में अध्ययनरत बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर सत्यदेव पुनः आज की इस क्लास में स्वागत करता हूं। और आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके बीए पार्ट थर्ड का जो पेपर आता है सेकंड भूगोल का, भारत का भूगोल, उसमें मिट्टियों का एक टॉपिक दिया हुआ है। और ये मिट्टियों का जो टॉपिक है ये बीए के हिसाब से भी और प्रतियोगिता परीक्षाओं के हिसाब से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे प्रश्न लिखिए आप लोग, भारत में मिट्टियों के वितरण को बताइए। या फिर इस रूप में भी हो सकता है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की विवेचना कीजिए। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की विवेचना कीजिए। तो इस तरीके से इन मिट्टियों के टॉपिक से प्रश्न आता है। और यहाँ पर भारत में मिट्टियों के प्रकार या भारत में मिट्टियाँ और उनके प्रकारों की यहाँ पर विवेचना करेंगे। सबसे पहले प्रकारों को पढ़ने से पहले यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मिट्टी क्या है, मृदा क्या है, जिसको सॉइल बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हो, भारत की तरह ही राजस्थान भी एक कृषि प्रधान राज्य है। और भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मिट्टियों का महत्व और भी बढ़ जाता है। जो मृदा संसाधन है उस पर कृषि क्षेत्र निर्भर करता है और कृषि पर पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था का चक्र घूमता है। मृदा अथवा मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। मिट्टी का निर्माण टूटी चट्टानों के छोटे महीन कणों, खनिज, जैविक पदार्थों, बैक्टीरिया आदि के मिश्रण से होता है। मिट्टी की कई परतें होती हैं। सबसे ऊपरी परत में छोटे मिट्टी के कण, गले हुए पौधे और जीवों के अवशेष होते हैं। यह परत फसलों की पैदावार के लिए महत्वपूर्ण होती है। दूसरी परत महीन कणों जैसे चिकनी मिट्टी की होती है और नीचे की विखंडित चट्टानों और मिट्टी का मिश्रण होती है। तथा आखिरी परत में अविखंडित सख्त चट्टानें होती हैं। देश के सभी भागों में मिट्टी की गहराई सामान्य रूप से नहीं पाई जाती, अर्थात असमान रूप से पाई जाती है। यह कुछ सेंटीमीटर से लेकर के 30 मीटर तक हो सकती है। देखिए, यहाँ पर मिट्टी की गहराई के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कई मिट्टी ऐसी होती हैं जिसकी लेयर बहुत पतली होती है। जैसे पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं, जो ढलान होते हैं, वहाँ पर मिट्टी बहुत पतली लेयर की होती है। और जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो बहुत गहरी मिट्टी होती है। हर मिट्टी की अपनी विशेषता होती हैं। अपनी विशिष्ट भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की फसलों को लाभ प्रदान करती हैं। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है जो पोटेशियम से भरपूर है और यह कृषि विशेष कर धान, गन्ना और केले की फसल के लिए बहुत उपयुक्त है। लाल मिट्टी में लोहा अधिक होता है और यह चना, मूंगफली और अरंडी के बीज की फसल के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से जो मिट्टी है वो विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं और अपनी अलग अलग विशेषताएं रखती हैं। जैसे कपास की खेती के लिए काली मिट्टी इम्पोर्टेंट होती है, इसी प्रकार से जलोढ़ मिट्टी है। तो अलग अलग मिट्टी की अपनी अलग अलग विशिष्ट दशाएं होती हैं। तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि मृदा चट्टानों की टूट फूट से बनने वाली वह ऊपरी परत है जिसमें चट्टान चूर्ण तथा ह्यूमस का योग होता है। तो इसे हम मिट्टी कह सकते हैं। अब बात करते हैं भारत में मिट्टी के प्रकार। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। अब देखिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारतीय मिट्टियों को कितने वर्गों में रखा है। तो उन्होंने 8 प्रमुख वर्गों में रखा है। यह प्रश्न कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में आया हुआ है, जिसमें नंबर 1 लाल मिट्टी, रेड सॉइल्स। नंबर 2 काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। नंबर 3 लेटेराइट मिट्टी। नंबर 4 क्षारयुक्त मिट्टी। नंबर 5 हल्की काली एवं दलदली मिट्टी।
नंबर 6 रेतीली मिट्टी, नंबर 7 कांप मिट्टी और नंबर 8 वनों वाली मिट्टी। तो इस प्रकार से 8 प्रकार की मृदाएं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मानी है। अब ये जो प्रमुख मिट्टियां हैं उनका एक एक को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, मिट्टी का भारतीय कृषि में क्या योगदान है, क्या महत्व है और मिट्टियों के प्रकार क्या क्या हैं। मिट्टी को मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, मिट्टी वस्तुतः धरातल की वह ऊपरी परत है जो चट्टानी चूर्ण या चट्टानों की टूट फूट तथा ह्यूमस के योग से बनती है। सबसे पहले लाल मिट्टी, रेड सॉइल। यह मिट्टी अपक्षय के प्रभाव से चट्टानों के टूट फूट से बनती है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल दिखता है। यह मिट्टी प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर के पठार, आंध्र प्रदेश के दंडकारण्य क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और मेघालय में पाई जाती है। पठार तथा पहाड़ियों पर इन मिट्टियों की उर्वरा शक्ति कम होती है। ये ककरीली तथा रूखड़ी होती हैं, किंतु नीचे स्थानों में अथवा नदियों की घाटियों में ये दो रस हो जाती हैं और अधिक उपजाऊ हो जाती हैं। इनमें निक्षालन भी अधिक होता है। निक्षालन होता है लीचिंग। क्या होता है, जब मिट्टी से कुछ खनिज पदार्थ छन करके नीचे चले जाते हैं उसको निक्षालन बोलते हैं। तटीय मैदानों और काली मिट्टी के क्षेत्र को छोड़कर प्रायद्वीपीय भारत पठार के अधिकांश भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में मोटे अनाज पैदा होते हैं जैसे गेहूँ, धान, अलसी आदि। इस मिट्टी का संगठन इस प्रकार है। इस प्रकार से नंबर 1 हुई लाल मिट्टी। नंबर 2 कांप मिट्टी, एलुवियल मिट्टी, इसको जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं और कृषि की दृष्टि से यह मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कृषि इसमें बहुत अच्छे से होती है। उत्तर के विस्तृत मैदान तथा प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानों में मिलती है। यह अत्यंत उपजाऊ है। इसे जलोढ़ या कछारीय मिट्टी भी कहा जाता है। इसी को कछारीय जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह भारत के लगभग 40% भाग में पाई जाती है। यह मिट्टी सतलज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। इस मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और वनस्पति अंशों की कमी पाई जाती है। खादर में ये तत्व भागकर की तुलना में अधिक मात्रा में विद्यमान है, इसलिए खादर अधिक उपजाऊ है। भाबर में कम वर्षा के क्षेत्रों में कहीं कहीं खारी मिट्टी ऊसर अथवा बंजर होती है। भाबर और तराई क्षेत्रों में पुरातन जलोढ़, डेल्टाई भागों में नवीनतम जलोढ़, मध्य घाटी में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पुरातन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को भाबर और नवीन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को खादर कहा जाता है। पूर्वी तटीय भागों में यह मिट्टी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और महानदी के डेल्टा में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इस मिट्टी की प्रमुख फसलें खरीफ और रबी जैसे दालें, कपास, तिलहन, गन्ना, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में जूट प्रमुख से उगाया जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कांप मिट्टी या जो जलोढ़ मिट्टी है, जिसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, कृषि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ये मिट्टी मुख्यतः 2 रूप हैं इसके, एक तो भाबर और एक खादर। खादर मिट्टी वह है जो जहाँ पर हर साल जो बाढ़ आती है उससे नवीन मिट्टी का निक्षेप होता है, जबकि भाबर जो मिट्टी है वो नवीन मिट्टी उस पर हर साल नहीं जम हो पाती। और ये दोनों मिट्टियाँ कृषि की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तीसरी प्रकार की मिट्टी है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। ये देखिए, ब्लैक सॉइल मिट्टी है, इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता है कि कपासी मृदा कौन सी है, तो इसको ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं। यह मिट्टी ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा से बनती है। भारत में यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। इसे दक्कन ट्रैप से बनी मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में चूना, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिना और लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसका विस्तार लावा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि नदियों में ने इसे ले जाकर अपनी घाटियों में भी जमा किया है। यह बहुत ही उपजाऊ और कपास की उपज के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे कपास वाली काली मिट्टी भी कहते हैं। जबकि इसे महाराष्ट्र में रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी में नमी को
रोक रखने की प्रचुर शक्ति है, इसलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसका काला रंग शायद अत्यंत महीन लोहे अंशों की उपस्थिति के कारण है। इस मिट्टी का रासायनिक संगठन इस प्रकार है। इस मिट्टी की मुख्य फसल कपास है। इस मिट्टी में गन्ना, केला, ज्वार, तंबाकू, रेड़ी, मूंगफली और सोयाबीन की भी अच्छी पैदावार होती है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि काली मिट्टी जो कपासी मृदा है, जो दक्कन ट्रैप की जो चट्टान है उसकी टूट फूट से बनी है, या ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा या बेसाल्ट की टूट फूट से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे ज्वालामुखी वाली मिट्टी भी कहते हैं और कपास की खेती के लिए अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस तरीके से अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।